तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, ये कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें कि स्प्रिंग मास सिस्टम को मैंने एक्सप्लेन करके बताया था किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन के टाइम पीरियड वगैरह निकालना है हम लोगों का, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में दिया था। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसको करना किस तरीके से होगा। अगर प्रोसेस में जाएं तो प्रोसेस में क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे नेचुरल लेंथ इस जगह पे एज्यूम करना होगा और इस नेचुरल लेंथ से अभी ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहाँ पे दिखाना होगा। तो ये एक्स नॉट डिस्प्लेस्ड होगा और इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा। तो मैं बोलूँगा एम जी साइन थीटा वो किसके बराबर होगा, के एक्स नॉट के बराबर। अब मैंने क्या मान लिया कि इसको मैंने एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस किया। अब अगर एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस होगा तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो एम जी साइन थीटा लगेगा और एक और फोर्स कौन सा लगेगा, के एक्स नॉट प्लस ऑफ एक्स, और इसका एक्सलेशन होगा पीछे के डायरेक्शन में। तो अगर मैंने पीछे के डायरेक्शन में बोल दिया है, तो जनरली क्या मानते हैं, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्शन पॉजिटिव माना जाता है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में करता तो ऐसा होता, लिखता मैं एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। ये डायरेक्शन पॉजिटिव मतलब एम जी साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, और साथ ही साथ ये के एक्स जो लग रहा है वो नेगेटिव होगा, एक्स नॉट प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। और जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ये वाला एक्स नॉट का, तो इधर से कैंसिल आउट होकर के सिर्फ बच जाएगा के एक्स इज इक्वल्स टू एम ए, ये प्लस में रहेगा। तो एक्सलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स, और ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स से कंपेयर करना है इसको, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ के बाय एम, और इधर से तुम्हारा टाइम पीरियड आ जाएगा। और दूसरे तरीके से करना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपल सा एक्स्ट्रा फोर्स निकालेंगे डिस्प्लेस करा करके। तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को मैंने डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेस किया है तो उसके पास दो दो तरह के अलग अलग फोर्सेस लग रहे होंगे, एक के एक्स लग रहा होगा और के एक्स नॉट लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा लग रहा होगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगा, एक्स्ट्रा इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। पहले जो थे एम जी साइन थीटा तो लग ही रहा था, के एक्स नॉट भी पहले से लग ही रहा था, ये बस एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे लिखूंगा मैं, विच विल बी के एक्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन, और ये हो जाएगा के बाय एम इंटू ए, और इसको कंपेयर कर लेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स से। और इसको माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने डायरेक्शन ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लिया है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हट चुका है। तो इधर से फिर से ओमेगा जो आएगा वही चीज़ आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ के बाय एम। बोलो समझ में आया सबको। यस सर। सर ऊपर वाला दिखाओ ना। तो एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, कोई भी ब्लॉक अगर स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो यही होगा, टी इज इक्वल्स टू टू पाई रूट अंडर ऑफ एम बाई टू। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और अगर कोई अलग फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं तो फिर हम लोग को सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये होगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन, ये एक ब्लॉक है स्प्रिंग से कनेक्टेड है और इस जगह पे एफ फोर्स लगा करके रखा गया, सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। तो बोला गया इसको अगर डिस्प्लेस करेंगे तो बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा, फाइंड टाइम पीरियड। तो ये कैसा फोर्स है, एक कांस्टेंट फोर्स है, एफ कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है। तो कोई भी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और इस जगह पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो कोई भी एक ऐसा फोर्स नहीं लग रहा जो कि नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इस केस के लिए भी ये जो मास है डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये फोर्स कांस्टेंट है, तो इस केस के लिए भी जो टाइम पीरियड होगा वो यही होगा, टू पाई रूट अंडर ऑफ एम बाई के। तो बोलोगे सर ये एफ तो लग रहा है, क्या ये एफ इफेक्ट नहीं करेगा, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं काउंट करेगा क्या? नहीं, एक्स्ट्रा जब हम लोग देखेंगे तो उसमें एफ आएगा ही नहीं। पहले कैसे एम जी साइन थीटा लग रहा था इस ब्लॉक पे, लेकिन एम जी साइन थीटा इफेक्ट किया क्या, नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है। समझ में आया क्या? एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, एक बहुत सारे बन सकते हैं। मान लो कि एक ब्लॉक है और ब्लॉक से सिलेंडर मैंने अटैच कर दिया और उसको पानी में डिप कर दिया, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि विस्कस फोर्स इसमें नहीं है, नो विस्कस फोर्स, कोई भी विस्कस फोर्स नहीं है, बाइंसी फोर्स लग सकता है। तो बोला गया इसका टाइम पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड कितना होगा।
तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो फोर्स लग रहे हैं वो वेरिएबल हैं क्या, है ना। क्योंकि ये अगर अप एंड डाउन करेगा, बराबर, तो इसमें जो बायंसी फोर्स है वो कभी इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ये बायंसी वाला, वो कांस्टेंट नहीं है, वो फोर्स हमारा कैसा है, वेरिएबल है। सो इस केस में दिस बायंसी फोर्स इज व्हाट, वेरिएबल। तो इस केस में मैं टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर ऑफ m बाई के डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ। तो इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, आगे जाकर के हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग एक क्यूब को इंसर्ट करके उसको फिर एसएचएम कराएंगे और उसका फिर हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में ही देखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक पुली है और इस पुली से स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया गया है। इस तरीके से, और इसका टाइम पीरियड मांगा है, कितना होगा, कितना हो जाएगा टाइम पीरियड इसका, 2 पाई रूट अंडर ऑफ m बाई के। क्यों, क्योंकि ये जो मास है ये इस स्प्रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसको नीचे खींचूंगा तो जितना इसमें एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में, उतना ही इलोंगेशन एक्सटेंशन होगा जितना मास में वो होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस वगैरह एज्यूम करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया जाए कि ये सिस्टम है कुछ ऐसा, और इस जगह पे m मास को टाई कर दिया गया। अब बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा, सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आया ना। हाँ सर। हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ये स्प्रिंग और ये पुली, और पुली से अटैच्ड है ब्लॉक। अगर मैं इस m मास के ब्लॉक को x अमाउंट से डिस्प्लेस करूंगा तो इस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा, तो मुझे वो बताओ। 2x अगर ये पुली x डिस्टेंस नीचे जाता है तो रस्सी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी x डिस्टेंस नीचे जाएगा और ये भी x डिस्टेंस नीचे जाएगा। रस्सी का लेंथ चेंज नहीं हो सकता है, तो वो किसको खींचेगा, स्प्रिंग को। स्प्रिंग। तो स्प्रिंग 2x नीचे जाएगा। तो स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन हुआ 2x, मुझे क्या निकालना है, एक्स्ट्रा फोर्स। इस ब्लॉक के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स देखना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो ऑलरेडी फोर्सेस वगैरह लग रहे होंगे। तो पुली के ऊपर पहले तो टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन विल बी इक्वल टू, उस रस्सी में जो टेंशन होगा वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लगेगा, डेट विल बी के एक्स, और के इंटू एक्स ट्वाइस, और नीचे के डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। तो इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये टोटल फोर्स तो इसी के ऊपर लगने वाला है ना। सो एफ एक्स्ट्रा विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्स्ट्रा फोर्स कितना हुआ, 4kx। बोलो समझ में आया या नहीं आया।
आया सर। अब इसको कंपेयर करना है, ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू जो भी है टाइम पीरियड ये देख लो, ओमेगा तो आ गया रूट अंडर ऑफ 4k बाय एम, टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर ऑफ एम बाय 4k। ठीक है क्या? हाँ सर। एक और क्वेश्चन, पहले तो इसको कर लो तुम। लेट से मेरे पास दो स्प्रिंग है इस तरीके से लगे हुए, और एक स्प्रिंग है कुछ इस तरीके से लगा हुआ। बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा? अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, के के एंड 2k, फाइंड टाइम पीरियड। करो सॉल्व। क्या प्रॉब्लम हो गया इस क्वेश्चन में? तुम दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या तो एक्स अमाउंट से इसको डिस्प्लेस कर दो, डिस्प्लेस करने के बाद फोर्स देखो कितना लग रहा है, तो इसमें एक्स कंप्रेशन हुआ तो के एक्स लगाएगा, इसमें एक्स एक्सटेंशन हुआ तो भी ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा विच विल बी के एक्स, और इसमें भी एक्सटेंशन हुआ तो ये इस डायरेक्शन में 2kx फोर्स लगाएगा। टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में जो एक्स्ट्रा लग रहा है इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4kx इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा 4k बाय एम इंटू एक्स, और इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 बाय रूट अंडर ऑफ एम बाय के, एम डिवाइड बाय 4k। फिर अपने फोर्स तीनों का सेम डायरेक्शन फोर्स में का कैसे? डायरेक्शन देखना है तुम्हें ना। तुम सोचो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग इस जगह पे आने के बाद ये स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है तो इसको पुश करेगा ना, ये दोनों स्प्रिंग क्या हो चुका है, इलोंगेट हो चुका है, तो क्या करेगा, पुल करेगा। बोलो समझ में आया या नहीं? समझा सर। ठीक है। या फिर अगर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन तुम लोगों ने पढ़ा है तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर ऑफ एम अपॉन के इक्विवेलेंट, और के इक्विवेलेंट उसका कितना हो जाएगा वो, 4k हाँ तीनों जो हैं वो सभी किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में फॉर्मूला क्या आता है, k1 प्लस k2 प्लस k3, तो कितना आएगा ये 4k, और नीचे पुट कर लो 4k। मैंने पढ़ाया हुआ है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पता होना चाहिए, ये आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, और एक ब्लॉक है जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डेट इज v नॉट, और ये जो डिस्टेंस है डेट इज l। इस जगह से इलास्टिक कोलिजन होता है, E इज इक्वल्स टू 1 है, तो पूछा गया है कि इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक। सॉल्व करो इसको, देखो इसको सॉल्व करते यस हैं। सर। तो ये जो टाइम पीरियड निकलेगा वो दो टाइम के समेशन के बराबर होगा। मान लो कि ये स्प्रिंग से जाकर के टक्कर खाया, तो अब स्प्रिंग के साथ मोशन करेगा, और इधर से इधर तक आने में इसे टाइम कितना लगेगा, t/2। तो स्प्रिंग के साथ अगर कनेक्टेड है तो टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई रूट अंडर ऑफ एम बाय के, और के का वैल्यू दे रखा है 2k, ये टाइम पीरियड आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जर्नी हो गया। अब क्या करेगा, वो आगे जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, टक्कर खाएगा, कैसा है, इलास्टिक कोलिजन, तो टक्कर के बाद भी वेलोसिटी उतना ही रहेगा, और फिर वापस से इस डायरेक्शन में आएगा।
ठीक है क्या? तो पूरा का पूरा टाइम आ जाएगा। तो इधर से जाने का टाइम अगर टी है तो आने का भी टाइम टी होगा, तो टोटल टी 2t हो जाएगा। टी कितना आएगा? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो इसका टाइम पीरियड कितना निकल के आएगा? will be equals to t/2 which is pi root under of m/2k plus of l/v0 का 2 टाइम्स। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? Yes. है ना? इस पे अलग अलग क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। 2 स्प्रिंग लगा देंगे, 3 स्प्रिंग लगा देंगे, है ना? सर कॉन्सेप्ट वो वही है। 2 पाई होगा क्या? t/2 है ना, 2 कैंसिल हो लास्ट गया। वाले में सर, लास्ट वाले में हाँ लास्ट वाले में यहाँ पे 2 लिखा है ना। 2 पाई होगा ना वो पाई क्यों होगा? उसके। सर आपने टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई अंडर रूट m/2 के लिखा है ना, हाँ प्लस 2l/v0 है ना, तो हाँ, उसमें 2 पाई होगा ना वो। 2 पाई l/v0। यस सर। पाई क्यों होगा, रीजन बताओ ना। नहीं सर, मतलब उसके पहले जो लिखा है ना आपने, पाई प्लस m/। अरे वो t/2 से तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा क्या कुछ इशू अभी भी है क्या? यस सर। क्या है बताओ, जल्दी बताओ मुझे। सर टाइम पीरियड पाई कैसे है? 2 पाई होगा ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर ऑफ m/k। के कितना दे रखा है? 2k, ठीक है। टाइम पीरियड टी कितना लेते हैं? जब वो पूरा का पूरा इस जगह से इस जगह तक मोशन कर लेता है तब। लेकिन क्या सिर्फ इस जगह से इस जगह तक का ही मोशन करेगा? हाँ यस सर समझ गया। हाँ t/2 है। ठीक है। यस सर। उसके बाद फिर यस इधर सर। से इधर तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और कांस्टेंट यस वेलोसिटी सर से जा। समझ गया। ओके चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। और कौन सा क्वेश्चन करें? चलो ये क्वेश्चन करो, एक सिंपल सा पहले तो। ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये ब्लॉक के साथ अटैच था जिसका मास m है और फ्रिक्शनलेस सरफेस है। एक और ब्लॉक है जो v0 वेलोसिटी से आ रहा था, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू इज इक्वल्स टू 0, और जाकर के उसके साथ चिपक गया। तो पूछा उसके बाद टाइम पीरियड कितना होगा और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। इफ आफ्टर collision both the block sticks together, then find its time period and amplitude। सॉल्व करो। अच्छा मतलब बेसिक क्वेश्चन, अच्छा नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो इसमें सर मोमेंटम इनइलास्टिक कोलिजन है ये। बोल रखा है ना, स्टिक्स टुगेदर। टक्कर खाया, टक्कर खाने के बाद ये इन दोनों के चिपक गया, तो चिपकने के बाद ये कॉमन वेलोसिटी v डैश से चलेगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन किया जा सकता है। इनिशियल सिस्टम ये है एंड दिस इज द फाइनल सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? mv0। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2mv डैश। तो v डैश कितना हो जाएगा? v0/2। ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करके v डैश निकल गया। अब क्या करना है? क्या ये इसका मीन पोजीशन है? हाँ मीन पोजीशन है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे नेट फोर्स 0 है। बिल्कुल सही। तो ये जो नया सिस्टम अभी बना है ये इसका मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, क्या उसी को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जहाँ पे वेलोसिटी 0। तो एनर्जी कंजर्वेशन कर लो, या फिर तुम v डैश का मैक्सिमम फार्मूला लिख लो, ओमेगा
रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी मैक्स कितना होता है, ओमेगा ए, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ऑफ के बाय एम। एम कितना हो चुका है, 2m, इधर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वी मैक्स निकल के आया दिस मच विच इज वी नॉट बाय 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर ऑफ के बाय 2m इंटू ए। तो इधर से तुम्हारा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा। सो एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल्स टू वी नॉट बाई 2 रूट अंडर ऑफ 2m बाय के। समझ में आया क्या? और इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड तो बेसिक है, ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड भी वही है, 2 पाई रूट अंडर ऑफ m बाई के। मास तो ट्वाइस है, तो m बाई के लिखेंगे। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो वो जो सेकंड स्टेप है ना, वी नॉट बाय 2 वेलोसिटी आने के बाद, हाँ वहां से एनर्जी कंजर्वेशन किया तो भी हाँ, तो भी आंसर आएगा, सेम एम्पलीट्यूड है। सेम हाँ। आएगा। एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये, एम्पलीट्यूड। हाँ ये थोड़ा आसान है, तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ओमेगा ए वाला। आसान हो गया ना थोड़ा कैलकुलेशन। सर मेन पोजीशन आपने कैसे फाइंड किया? मेन पोजीशन वो पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो नहीं, फोर्स जीरो, जहाँ पे सर वो एक्सेलरेशन जीरो। दोनों ब्लॉक साथ में चले तो स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा ना? क्या अभी कंप्रेस किया है कोलिजन से पहले, कोलिजन जस्ट बाद में, कोलिजन होने के जस्ट बाद, बहुत टाइम के बाद नहीं, जस्ट कोलिजन होने के बाद नहीं हुआ होगा नहीं सर। कंप्रेशन, तो उस समय कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके सर। चलो और क्वेश्चन करें। अब एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सोचना अच्छे तरीके से। ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ ये ब्लॉक अटैच था एम मास का, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये एसएचएम कर रहा था, ठीक है, ब्लॉक वाज परफॉर्मिंग एसएचएम, ए वाज परफॉर्मिंग एसएचएम। If another block was placed over it when it is passing by, पहला mean position और दूसरा extreme position, then find its new amplitude। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो थी वो v नॉट थी, और जब वो इस लोकेशन से जा रहा था या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से जा रहा था उस समय अनदर मास ब्लॉक को उसके ऊपर पुट कर दिया। स्लिपिंग नहीं हो रहा है ऐसा हम लोग को बोला गया, नो स्लिपिंग। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखो इसमें मीन पोजीशन पे भी रखा गया और एक एक्सट्रीम पोजीशन पे भी रखा गया। पहले हम लोग मीन पोजीशन वाला करते हैं, उसके बाद फिर एक्सट्रीम पोजीशन वाला करेंगे। तो ये जो स्प्रिंग है ये इसके साथ कनेक्टेड है और ब्लॉक जो है उस जगह पे रखा हुआ है, और इस जगह से वो वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और उसी टाइम पे अचानक से इसके ऊपर इसे प्लेस कर दिया गया। तो जैसे ही प्लेस करेंगे तो हमारा सिस्टम कैसा बन जाएगा, और दोनों एक साथ चिपक जाएगा, ऐसा हम लोग को एज्यूम करना है। तो अब 2m मास हो गया और अभी भी ये मीन पोजीशन से ही पास कर रहा है। तो क्योंकि ये इसके साथ चिपक गया है तो इसकी वेलोसिटी अब चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी निकलेगा कितना, मोमेंटम कंजर्वेशन, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रहा था,
तो इनिशियल मोमेंटम एम वी नॉट और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 2mv डैश, एम से एम कैंसिल आउट, तो यह आ जाएगा v0/2 इज इक्वल टू v डैश। मान लेता हूँ पहले का जो एम्पलीट्यूड था वो ए नॉट था, अब कितना एम्पलीट्यूड होगा वो कैसे निकालेंगे? क्या मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है? बिल्कुल हाँ, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। तो और इस जगह पे भी वेलोसिटी है मैक्सिमम, इस जगह पे भी वेलोसिटी है मैक्सिमम, दैट इज वी नॉट, और इस जगह पे वी डैश है। सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, तो वी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? वी नॉट का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा इंटू ए, और वी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो भी ओमेगा ही होगा, लेकिन अब हमारा ओमेगा चेंज हो चुका है, एम्पलीट्यूड हमारा चेंज हो चुका है। तो ये इसके लिए और ये इसके लिए ओमेगा कितना है इधर का रूट अंडर ऑफ के बाय एम और एम्पलीट्यूड ए नॉट, और इधर का वी डैश कितना ओमेगा डैश विच विल बी रूट अंडर ऑफ के, मास अब 2m हो चुका है, एम्पलीट्यूड जो कि मुझे निकालना है, वी डैश तो हमने निकाल लिया ना, कितना है वी डैश इज इक्वल टू v0/2, तो रूट अंडर ऑफ k/2m इंटू ए डैश। तो चाहो तो तुम वी नॉट के टर्म्स में ए डैश निकालना चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग ए नॉट के टर्म्स में निकालना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू इतनी है जो कि हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, यह आ जाएगा रूट अंडर ऑफ k/m इंटू ए नॉट इंटू 1/2 इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ k/2m इंटू ए डैश। दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/4 k/m ए नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू k/2m ए डैश का स्क्वायर, k से k कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया ए डैश ए नॉट बाय रूट। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? कम, एम्पलीट्यूड कम हो चुका है। सेकंड केस कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लेस किया गया है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0 0। तो ब्लॉक है एक्सट्रीम पोजीशन पे और इसके ऊपर ब्लॉक को प्लेस किया गया, तो वेलोसिटी 0 है और तुमने उसको प्लेस कर दिया, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो दोनों जब साथ में आ गया तो भी वेलोसिटी कितना होगा? 0, तो भी वेलोसिटी क्या होगा? Yes, 0। sir. 0. और हमारा एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या है? मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। क्या मीन पोजीशन चेंज होगा क्या? नहीं, मीन पोजीशन तो चेंज नहीं हो सकता है। मीन पोजीशन क्या, कौन सा पोजीशन होता है? जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, विच इज नेचुरल लेंथ इस केस के लिए। तो एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा इनिशियल जितना था उतना ही रहेगा, सो ए डैश विल बी इक्वल्स टू ए नॉट। तो चेंज हुआ क्या? चेंज हुआ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होगा इस मीन पोजीशन पे, पहले कितना था मीन पोजीशन पे वेलोसिटी? वी नॉट। अब मीन पोजीशन पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हम लोग निकाल सकते हैं। कितना होगा बोलो? वी डैश मैक्सिमम वेलोसिटी हाँ कितना हो जाएगा? वी डैश मीन पोजीशन पे सेम होगा या डिफरेंट होगा? गलत मत बोलना, सेम होगा या डिफरेंट होगा? कोई भूलेगा ही नहीं। Sir, different होगी। डिफरेंट होगा, कितना होगा? देखो ओमेगा ए नॉट और इधर वेलोसिटी है ओमेगा ए नॉट, डिफरेंस है इसके ओमेगा में, इधर ये ओमेगा डैश होगा और ये इधर ओमेगा नॉट होगा, क्योंकि इसका मास चेंज हो चुका है। ई डैश कितना आ जाएगा आंसर? रूट अंडर ऑफ k/2m इंटू ए नॉट, और इधर कितना है?
रूट ऑफ k बाय m इंटू ए नॉट। सर ए डैश और ए नॉट इक्वल कैसे? क्योंकि जब मैं इस एक्सट्रीम पोजीशन पे था, ये जब मैं इसको प्लेस किया तो मोमेंटम कंजर्वेशन किया, इनिशियल मोमेंटम था 0, तो फाइनल भी 0 होना चाहिए, और फाइनल 0 होने के लिए इसकी वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए। ठीक है क्या? एक्सट्रीम पोजीशन पे Yes, वेलोसिटी तो 0 ही होता है। चलो अब आगे चलते हैं, और अच्छा क्वेश्चन करना है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हाँ। करने हैं क्या? Yes, sir. चलो ये एडवांस लेवल का एक सर क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर लो ना सर। ये लो। यस सर। इस क्वेश्चन में मजा आएगा फिर, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा तुम्हें। ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये जो ब्लॉक है m मास का इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, नीचे से एक बुलेट आया जिसका मास सिंप्लिसिटी के लिए m ही मान लेते हैं, और उसमें जाकर के एम्बेड हो गया, अटैच हो गया, स्टिक कर गया, कुछ भी बोल लो, और ये v नॉट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, और v नॉट वेलोसिटी मतलब जस्ट टच करने वाला है अभी, ऐसा मत समझना कि ग्रेविटी के कारण इसका थोड़ा एनर्जी भी लॉस होगा। और इधर v नॉट दिए रखा है, इस वैल्यू को हम लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक आंसर आना चाहिए, इसीलिए मैं इस वैल्यू को ले रहा हूँ mg/k। तो पूछा गया जब ये बुलेट स्ट्राइक करेगा और ये एम्बेड हो जाएगा इसमें, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ this oscillation if the bullet sticks to the block। सॉल्व करो, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए बताओ। सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले। उसके बाद Energy conservation. एनर्जी कंजर्वेशन, उसके बाद तो उधर से x आएगा, वही एम्पलीट्यूड। हाँ। आज पता नहीं क्या हो गया है, कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखो करते हैं इसको, अगर एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। क्यों? क्यों सर? क्योंकि वो जो x मिलेगा मुझे, वो x एम्पलीट्यूड नहीं देगा। क्यों? अभी समझते हैं। देखो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, हर एक चीज़ को भूल जाओ। ये है इसका नेचुरल लेंथ, ठीक है, और अभी का सिचुएशन का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो ये है। नेचुरल लेंथ थोड़ा नीचे लेता हूँ मैं, और अभी का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये है ना, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये कितना डिस्प्लेस्ड होगा? मान लेता हूँ कि x नॉट डिस्प्लेस्ड है, और जब इसके साथ बुलेट स्ट्राइक करेगा तो बुलेट स्ट्राइक करने के बाद इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे जाएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है। तो m मास के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर x नॉट है तो वैल्यू कितना हो जाएगा? mg इज इक्वल्स टू k x नॉट। इस लोकेशन पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg, और ऊपर की डायरेक्शन में k x नॉट। सो दिस विल बी आवर इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना? हाँ सर। तो अगर ये मास इसके साथ जाकर के अटैच हो गया तो अब ये जो मास होगा इस लोकेशन पे है, इस लोकेशन पे है, लेकिन इस लोकेशन पे इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन अब कहाँ पे होगा? जहाँ पे नेट फोर्स 0 बोलूँगा, तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ना वो नीचे शिफ्ट हो चुका है। इस जगह पे नेट फोर्स 0 होगा। कैसे?
नीचे की डायरेक्शन में 2mg लगेगा और ऊपर के डायरेक्शन में दो फोर्स लगेगा, एक के एक्स नॉट और एक के एक्स। इतना सा ये डिस्प्लेस हो चुका है, मान लेता हूँ, है ना, कि अगर इस लोकेशन पे एक्स डिस्टेंस पे रहेगा तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा। तो इस लोकेशन के लिए नेट फोर्स ज़ीरो में कर लेता हूँ, के एक्स नॉट प्लस ऑफ के एक्स इज सर इक्वल्स टू 2mg कैसे आनी चाहिए? 2mg। जब ब्लॉक इसके साथ अटैच हो जाएगा बुलेट तो 2m मास हो जाएगा ना, हाँ हाँ सर, बुलेट का मास। तो इधर से मेरे पास x निकल के आएगा। x कितना निकल के आ रहा है, एक्स नॉट के बराबर, विच इज mg बाई के, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है mg। तो ये जो है हमारा वो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कौन सा है, ये ओल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्ट्राइक करने से पहले, स्ट्राइक करने के बाद। तो ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है और जितने भी सारे डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से लिए जाते हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस जगह से लेना पड़ेगा, जिसमें हम लोग a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं ना। तो x कहाँ से होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ध्यान देना है, ओल्ड पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है, मीन पोजीशन से लेना है। तो पहला काम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन करो, कितना आया, सर 2m का मास नीचे क्यों आया? mg तो नीचे ही लगता है ना, और किधर लगता सर है, बुलेट लगने के बाद तो ऊपर जाएगा, नीचे कैसे आएगा? बुलेट लगने के बाद ऊपर ही जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ शिफ्ट होगा। अगर बुलेट नहीं लगा होता, सिर्फ 2m मास होता, तो क्या इस जगह पे इक्विलिब्रियम होता। यस सर। अब बुलेट लग भी जाए तो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारा शिफ्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि नेट फोर्स जीरो जहाँ पे होता है वही लोकेशन इक्विलिब्रियम वाला होता है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर लो, बुलेट लगने से पहले v नॉट वेलोसिटी से जा, और बुलेट लगने के बाद 2m मास हो गया, इसकी वेलोसिटी v डैश हो V जाएगी। naught by 2. हाँ, तो ये m v नॉट इज इक्वल्स टू 2m v डैश। तुम बोलोगे सर एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है, कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन कर लिया आपने। ये चीज़ मैंने बताया था, कोई भी ऐसा फोर्स जो नॉन इम्पल्सिव हो जैसे mg, तो उसके प्रेजेंस में हम लोग उस इंस्टेंट पे मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है v डैश, ये जो वेलोसिटी v डैश है, क्या ये वेलोसिटी इस लोकेशन पे, इस मीन पोजीशन से x अमाउंट डिस्प्लेस्ड है और वो वेलोसिटी उतनी है। तो v डैश का फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। v डैश है कितना, v डैश हमारा v नॉट बाई 2 पुट कर लिया मैंने। ओमेगा कितना, अब नया ओमेगा होगा क्योंकि 2m मास हो चुका है, रूट अंडर ऑफ k बाई 2m। और एम्पलीट्यूड, ये नया वाला एम्पलीट्यूड है, और x कितना डिस्प्लेस्ड है, x mg बाई k। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर हमारा a आ जाएगा। तो देखो मैंने v नॉट दिया था अपने कैलकुलेशन के लिए, रूट अंडर ऑफ k बाई 2m, रूट अंडर ऑफ k बाय 2m mg बाय k, ताकि सिंपल आंसर आए इसीलिए यूज़ किया था ये वैल्यू दिखाने के लिए। तो दोनों साइड से आओ तो स्क्वायर कर लो, पहले इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, अब स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 mg बाय k होल स्क्वायर 1/4 और a स्क्वायर माइनस ऑफ mg बाई k का होल स्क्वायर। है ना, कितना एम्पलीट्यूड निकल के आया इधर से, 5/4 times mg by k का होल स्क्वायर. हाँ, तो रूट अंडर हो जाएगा ना 5/2 रूट 5/2। हाँ mg बाई k, ये आएगा। आया था किसी का, सर अंडर रूट में तो सर 5/2 है. अंडर रूट में कितना आया, नहीं सेम सही है सर. तो अगर तुमने एनर्जी कंजर्वेशन किया होता
तो एनर्जी कंजर्वेशन से तुम क्या निकालते, तुम ये डिस्टेंस को निकालते कि मैक्सिमम और कितना ऊपर जाएगा, वो भी इस लोकेशन से निकालते। क्या ये एम्पलीट्यूड है क्या? नहीं, एम्पलीट्यूड कौन सा है? ये है। क्लियर है क्या? तो अगर तुम एनर्जी कंजर्वेशन कर भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस डिस्टेंस को देखो और ये वाला डिस्टेंस को ऐड कर लो तो आंसर आ जाएगा सही। सर मैं वो सर x प्लस नेचुरल x लेंथ नॉट ही लिया था। इक्विलिब्रियम नहीं होता? नेचुरल लेंथ इक्विलिब्रियम क्यों होगा? नेचुरल लेंथ का मतलब होता है इलोंगेशन नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब? इक्विलिब्रियम मतलब कि जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है, सभी फोर्सेस के मिला करके जीरो, नेट फोर्स जीरो। जैसे कि नीचे mg लग रहा है, ऊपर kx, तो नेट फोर्स जीरो हो गया, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन। यस सर, समझा। इसी में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस मिलते हैं, देखना एडवांस लेवल क्वेश्चन में पेन दे दिया जाएगा, उसके ऊपर बॉल को गिराया जाएगा, तो सेम क्वेश्चन रिपीट करना है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि इस तरीके से ऐसा रहेगा, एम मास रखा हुआ है और मान लो एम मास इधर से गिराया गया, तो बोला गया कि कितना एम्पलीट्यूड होगा ये बताओ। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक लिफ्ट था जो कि रेस्ट पे था, ठीक है, और इधर से अटैच था और इसके साथ स्प्रिंग कनेक्टेड था एम मास के ब्लॉक के साथ, और यह भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। अचानक से मैंने क्या कर दिया, इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, ठीक है। तो पूछा गया कि ये जो ब्लॉक एसएचएम करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ब्लॉक इफ द string breaks down। सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन। सर लिफ्ट का मास नहीं है ना? नहीं, लिफ्ट का मास नहीं है फ्री फॉल करेगा ना, फर्क नहीं पड़ता है वैसे। किसी ने कुछ सोचा कैसे करना है? सर मैं सूडो फोर्स ट्राई लगा किया के था। करना। हाँ वो स्प्रिंग अटैच है ना, तो सूडो लाइक फोर्स वो लग रहा है। हाँ तो फिर जब वो स्प्रिंग कटेगा तो फिर ग्रेविटी का जो है वो स्प्रिंग पे स्यूडो फोर्स लगाए mg ऊपर की तरफ। उसके बाद तो फिर लाइक वो mg और वो जो मास पे नीचे mg लग रहा है वो बैलेंस होगा, और kx एक्स्ट्रा लग रहा है पहले से ही, तो kx m को ऊपर खींचेगा, तो SHM करेगा। मतलब mg भी लगेगा और सूडो फोर्स वाला भी लगेगा और kx भी लगेगा। तो mg कैंसिल होके kx ऊपर की तरफ लगेगा, और kx का वैल्यू mg के बराबर है एक काटने से पहले। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हो सिचुएशन को। सूडो फोर्स भी लगा दिया, फोर्स भी लग रहा है। देखो सबसे पहले चीज तो ये कि अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कटने से पहले, बिफोर, तो नेचुरल लेंथ इस जगह पे होगा और नेचुरल लेंथ से वो एक्सटेंडेड होगा कितना, एक्स नॉट। इस जगह पे नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा के एक्स नॉट। तो मैं बोल सकता हूँ डेट एम जी इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट। तो एक्स नॉट कितना हो जाएगा, एम जी बाई के। और जब कट जाएगा, आफ्टर की बात कर रहा हूँ, तो उस समय क्या होगा, ये फ्री फॉल करने लगेगा, और ये अगर फ्री फॉल करेगा तो इसका नेचुरल लेंथ का पोजीशन चेंज होगा नहीं, बिल्कुल। और इस लोकेशन पे जो था वेलोसिटी क्या था, ज़ीरो था। क्या जब वो कट जाएगा या फिर फ्री फॉल करने लगेगा तब भी इस जगह पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी ही नहीं, होगी या नहीं होगी? मुझे तो पहले ये बताओ, क्या इस लोकेशन पे वेलोसिटी ज़ीरो बोलूँगा या नहीं? नहीं, नहीं सर, ऊपर क्यों की नहीं तरफ ज़ीरो बोलेंगे? खींचेगा स्प्रिंग। एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है ना सर, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होता है। यही तो सोच नहीं पाए तुम। ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन ही है जहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है।
सोचो सोचो, क्योंकि ये तुम सोच सकते हो खुद से ही। कट करने से पहले और कट करने के बाद कितना टाइम लगा, माइक्रो सेकेंड मान सकते हैं। वो तो रेस्ट पे था ना, तो इंस्टेंटेनियसली वो अभी भी रेस्ट पे ही रहेगा, उसके बाद फिर मूव करना स्टार्ट करेगा ना ऊपर। यस सर। है ना। तो इस जगह पे वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब ये कौन सा पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब मुझे निकालना है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहाँ पे होगा बताओ। मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है। तो मुझे बताओ नेट फोर्स जीरो किस जगह पे होगा। सर एकदम टॉप पे, छत पे, लिफ्ट। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका नेचुरल लेंथ होगा। सोचो क्यों, उस जगह पे नेट फोर्स जीरो होगा इसलिए। मैं एक ग्राउंड के फ्रेम से देख रहा हूं, तो क्या ये ब्लॉक को मुझे जी से एक्सलेट करते हुए देखना पड़ेगा। इनफैक्ट जी से एक्सलेट कर रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, है ना। तो इस पे तुम सिर्फ एक ही फोर्स लगा सकते हो, एम जी। के एक्स नहीं लगेगा, अगर के एक्स लगेगा तो ये एक्सलरेशन जी नहीं रहेगा फिर। तो इसीलिए के एक्स का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, जीरो, तभी तो फ्री फॉल होगा, अदरवाइज इसका एक्सलरेशन तो डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो इसीलिए नेचुरल लेंथ पे मीन पोजीशन होगा या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, और जहाँ पे नेट फोर्स होगा जीरो। अब जो डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का, उसे ही हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स नॉट एम जी बाई के। इसीलिए मैंने बोला ये सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया है या नहीं, क्या हुआ, दिमाग घूम गया क्या। समझा सर। समझ में आया ना। यस सर। चलो यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन, घर से करके लेकर के आना। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है और ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ये ऐसा स्प्रिंग है और इधर भी एक मास अटैच कर दिया गया जिसका मास m2 है, और ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। तो पूछा गया इस जगह से कितना मुझे कंप्रेशन या एक्सटेंशन करना चाहिए ताकि ये m1 मास जो है ग्राउंड से लिफ्ट हो जाए। फाइंड द मिनिमम compression in the spring needed such that the M2 block A और B बोल देता हूँ, block A lifts up from the ground। ठीक है क्या। हेलो, आवाज आ रही सर है ना। नीडेड के बाद में क्या लिखा है, Yes, नीडेड sir. के बाद में। To needed such that the block A lifts up from the ground। M2 ब्लॉक को अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे नीचे की डायरेक्शन में, तो ये वापस से ऊपर जंप करेगा, है ना, ऐसे जंप करेगा ना। यस सर। तो यस सर। ऊपर Yes, जंप sir. करेगा तो हो सकता है कि M1 ब्लॉक को भी ऊपर खींच ले अगर एक्सटेंशन अच्छा खासा स्प्रिंग में हुआ तो।
सोचना, मैंने बताया। चलो, नोट कर लिया ना? यस सर। यस सर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एडवांस लेवल का, और इसके रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे। एक मास है m1 और इसे स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया दूसरे मास से जिसका मास है m2, और इसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दिया गया, म्यू इज इक्वल टू 0। और अब क्या कराया गया, m1 m2 मास को पकड़ करके कंप्रेस कराया गया, और इसको कंप्रेस करने के बाद फिर रिलीज कर दिया। ठीक है, तो बोला गया इफ, सर ये भी होमवर्क है क्या? नहीं इसको अभी करेंगे हम लोग। इफ द compression in the spring is D and the system is released, then find first time period of both blocks, दूसरा amplitude of both blocks। तुम सबसे पहले सोचो, क्वेश्चन करना नहीं, सोचो इसको कि इसका मोशन कैसा होगा। थोड़े बहुत डायग्राम्स वगैरह बना सकते हो, बस मोशन को एनालाइज करो, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सर स्प्रिंग इनके बाद में क्या लिखा है? स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इफ द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज स्मॉल d and the system is released from this equilibrium situation, then find time period of the block, दोनों ब्लॉक का, और दूसरा amplitude of both the blocks। कैसा मोशन करेगा बताओ जल्दी, सोचो कैसा मोशन करेगा, और जैसा भी करेगा सोच करके मुझे बताओ। सर दोनों भी SHM ही करेंगे, लाइक टू एंड फ्रो जैसा होगा। हाँ, यस सर। और दोनों सिस्टम आगे भागते जाएगा लेफ्ट में राइट में, या फिर किधर भी नहीं भागेगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किधर भी सेंटर ऑफ भागेगा। मास सेंटर ऑफ सेम मास को उधर रहेगा। ऑसिलेट करेगा। सेंटर ऑफ मास भी ऑसिलेट करेगा। नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं, के उधर सेंटर ऑसिलेट ऑफ करेगा, मास नहीं सेंटर ऑफ मास भागेगा। कांस्टेंट रहेगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये सर एक ही पोजीशन पे रहेगा। एक पोजीशन पे होगा वो, हम्म, वो नहीं मूव करेगा। वो नहीं मूव करेगा, और मोशन बस ऐसा होगा कि m1 m2 ऑसिलेट कर रहा है हाँ ना? हाँ, चलो मैं ये सर वापस से मैं बनाता हूँ। तो सिस्टम कुछ इस टाइप का है, एक ब्लॉक है इस जगह पे, मान लेता हूँ कि नेचुरल लेंथ पे हूँ मैं, और ये इसका नेचुरल लेंथ और ये इसका नेचुरल लेंथ है, और कोई भी कंप्रेशन नहीं, अभी आराम से रखा हुआ है, कोई भी इलोंगेशन नहीं। अब तुमने क्या करते, इसको कंप्रेस कर दिया, तो जिस समय ये कंप्रेस्ड होगा, तुमने इस जगह से इसको कंप्रेस करके रिलीज किया, तो क्या इस समय मोमेंटम सिस्टम का 0 है? तो वापस से जब ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का क्या होना चाहिए? 0, 0। है ना? पॉसिबल नहीं है कि सिस्टम का नया मोमेंटम आ जाए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? 0।
सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं नहीं जा रहा, वो इसी जगह पे रहेगा, बस ये एसएचएम करेगा। और एसएचएम किसके अबाउट होता है? ऑलवेज इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट होता है। इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे? ये है। तो ये आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, पीछे आएगा, और ये इस तरीके से एसएचएम करते रहेगा। सेम वे में ये भी आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा और पीछे आएगा, ऐसा ही है। तब वो डिस्टेंस सेम हो वो मोशन जरूरी नहीं है ना उन अब दोनों उसी का? के बारे में हम लोग हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करने के लिए है। एक बात तो तय हो गया कि इसका मास m1 और इसका मास m2 है, और ये दोनों अपने मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा। तो तुम मुझे बताओ, क्या ये जिस समय इस लोकेशन पे पहुंचेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्या उसी समय ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंचे चेगा। पहुंचेगा। अगर दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगा तो दोनों का टाइम पीरियड भी मैं सेम बोलूंगा। यस सर। हाँ सर। अच्छा, क्यों सेम टाइम पे पहुंचेगा? रीजन क्या है? क्या कैसे एक्सप्लेन सर करें? उनका टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए ना, बहुत और सही। एक का वेलोसिटी जीरो है तो दूसरे का भी बिल्कुल, जीरो होना दोनों का चाहिए। फाइनल मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए ऑलवेज। तो अगर एक अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इस ब्लॉक की भी वेलोसिटी उसी इंस्टेंट पे जीरो होनी पड़ेगी। तो ये तभी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच पाया। इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम हो गया। अगर ये अपने मीन पोजीशन पे पहुंचता है तो उसी टाइम पे ये भी अपने मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, और वेलोसिटी दोनों का कुछ इस तरीके से होगा कि मोमेंटम नेट कितना हो जाएगा? जीरो। बराबर है। तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आ गया है। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर सेंटर ऑफ मास सिस्टम का मूव नहीं कर रहा है, अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा है, तो m1 डेल्टा x1 प्लस ऑफ m2 डेल्टा x2 जीरो होना चाहिए। समझ में आया क्या? ये जीरो होना चाहिए। हाँ तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में x1 हुआ, इसका बोल लेता हूँ, कौन सा कलर? ये कलर। अगर इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ है, तो उसके लिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x2। तो क्या आ जाएगा? m1 x1 विल बी इक्वल्स टू m2 x2। x1 जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये चीज नेगेटिव होगा, तो इसीलिए जीरो के इस तरफ लेकर के आ गया। तो हमारा m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2 आ गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और इसी को मैं एम्पलीट्यूड से भी रिलेट कर सकता हूँ, डेट m1 a1 इज इक्वल्स टू m2 a2, है ना? बराबर। यस और सर। तुमने कंप्रेशन कितना किया है? a1 प्लस ऑफ a2 कंप्रेशन d के बराबर किया है। तो ये एक इक्वेशन है फर्स्ट और ये एक इक्वेशन है सेकंड। तो क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं क्या दोनों का, a1 और a2 का? बिल्कुल है। तो a2 का वैल्यू पुट कर लो। a2 कितना होगा? m1 a1 डिवाइड सर बाय m2। फर्स्ट इक्वेशन कैसा है समझाओ ना। ऊपर लिखा है ना, इसमें जो कंप्रेशन किया गया, कितना किया गया? d। तो टोटल कंप्रेशन कितना किया गया? d। तो इधर बट से सर वो a1 a2 है। वो ग्रीन लाइन आपने बना वो मीन पोजीशन होगा ना? हाँ, मीन पोजीशन, नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन। हाँ ठीक है। हाँ समझा समझा सर। और फिर ये हो गया d। अब a1 को कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल्स टू d। जो भी काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसे याद रखना। तो इधर से a1 निकल के आ गया m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2 इंटू d। अब इधर से a1 आया तो a2 भी निकल सकता है हमारा। a2 कितना हो जाएगा? a2 विल बी इक्वल्स टू m1 अपन m1 प्लस m2 इंटू d। इम्पॉर्टेंट है इसका टाइम पीरियड निकालना कि टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। चलो, तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग नीचे आते हैं, और ये अपने नेचुरल लेंथ से अभी डिस्प्लेस्ड है, और ब्लॉक ये जो है m2 है और ये m1 है। आई होप m1 m2 सही लिखा है। हाँ,
तो ये है M1 और ये अभी मीन पोजीशन से x अमाउंट से डिस्प्लेस्ड है। तो इधर से जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये x2 होगा और मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x1। क्लियर है क्या? क्योंकि जब भी हम लोग SHM का इक्वेशन लिखते हैं वो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ही होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट जिस ब्लॉक का लिख रहे हैं उसी का ही एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। तो दोनों का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा वो हम लोग लिख सकते हैं। इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा a1 और इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा a2। तो हम लोग क्या बोलेंगे अब बोलो अगर मुझे इस पे लिखना हो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से। कंप्रेशन कितना है स्प्रिंग, अभी स्प्रिंग में x1 प्लस ऑफ x2 इतना स्प्रिंग में कंप्रेशन है तो इतना फोर्स लगेगा इस वाले ब्लॉक पे। कितना लग गया ये k x1 प्लस x2 और इसके कारण से एक्सेलरेट करेगा ये इस डायरेक्शन में a1। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स जो है हमारा वो है k x1 प्लस x2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका है 1 वाले का, ये 1। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 है, x1 भी है और x2 भी है, लेकिन a1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 होगा तभी मैं कंपेयर कर सकता हूँ a1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x1, तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इस तरीके में होना चाहिए, मतलब x2 को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा और x2 को कैसे रिप्लेस कराया जा सकता है m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, ऊपर ही इक्वेशन लिखा था। x2 का वैल्यू कितना आएगा m1 x1 अपॉन m2। मैं वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। अच्छा इसका मास जो है वो पुट करना भूल गया, m1 है k अपॉन m1 और x1 प्लस ऑफ x2 x1 और x2 का वैल्यू लिख लो m1 x1 अपॉन m2। जो भी चीज़ है x1 को कॉमन ले लो और ये आ जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2 और x1 और ये है a1। सेंटर ऑफ मास में रिड्यूस्ड मास मैंने पढ़ाया था, याद है क्या? यस सर, म्यू की वैल्यू। रिड्यूस्ड मास क्या था m1 m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। सो a1 विल बी इक्वल्स टू k बाय म्यू इंटू x1। क्या अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्या ओमेगा स्क्वायर x1 से? बिल्कुल हाँ। इसको जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड कितना आएगा, ओमेगा आ जाएगा रूट अंडर ऑफ k बाय म्यू और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर ऑफ म्यू बाय k। क्या ये फॉर्मूला याद रखा जा सकता है? ये वही SHM वाला फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर ऑफ m बाई k वाला, लेकिन m को रिप्लेस किससे कर दिया गया है म्यू से, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। बोलो समझ में आया क्या बात? यस सर। यस सर। कितना टाइम बचा है? 3 मिनट। 3 मिनट। इस टाइम पीरियड को हम लोग को याद रखना है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर ऑफ म्यू बाई के। बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे कि सिस्टम वगैरह थोड़ा अलग अलग तरीके से दे दिया जाता है, तो रिड्यूस्ड मास सिस्टम का हम लोग लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इसमें दोनों ब्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा। और बीच में स्प्रिंग्स वगैरह अगर थोड़ा ज़्यादा लगा दे कम कर दे तो भी हम लोग सोच के कर सकते हैं, यहाँ के इक्विवेलेंट वहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने करना था ये वाला, इसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग एंगुलर SHM स्टार्ट करेंगे, लीनियर SHM एंड एंगुलर SHM।
लीनियर एसएचएम ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। एंगुलर एसएचएम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिंपल पेंडुलम वगैरह आएगा और भी अलग अलग पेंडुलम्स वगैरह आते हैं उसमें, जैसे कि कंपाउंड पेंडुलम हो जाएगा, टॉर्सनल पेंडुलम हो जाएगा, ये सारी चीज़ नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको कंप्लीट कर लो जल्दी से, इसका आंसर सॉल्व करो इसको। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एसएचएम का क्या मतलब है? कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम करता है तो जैसे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से तुम जितना नीचे डिस्प्लेस करोगे उतना ही ये वो ऊपर जाएगा। अगर तुमने इधर 10 मीटर डिस्प्लेस किया तो ऊपर भी कितना जाएगा? 10 मीटर, तभी तो ये एसएचएम करेगा। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से जाएगा, नेचुरल लेंथ से नहीं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान रखेंगे। और इधर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। अभी क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और मास कौन सा है? m2 ऊपर है, ये m2 ऊपर है और स्प्रिंग से कनेक्टेड है m1। तो अगर m1 को ग्राउंड से लिफ्ट होना है तो ऊपर के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगना चाहिए? पहले तो वो निकाल लेता हूं। स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन हुआ है, मान लो हो गया, तो के एक्स डैश नीचे की डायरेक्शन में लगेगा m1g, और अगर के एक्स डैश जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाए m1g से, तो क्या ऊपर लिफ्ट हो जाएगा? नॉर्मल लग रहा होगा, और जब लिफ्ट होता है तो नॉर्मल क्या हो जाता है? 0। तो एक्स डैश कितना हो जाएगा वैल्यू? m1g/k। मतलब कि मिनिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग में इतना होना चाहिए इन स्प्रिंग। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर ये m2 ब्लॉक है तो ये अपने नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेस्ड है? नेचुरल लेंथ ये होगा, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन, तो कितना डिस्प्लेस्ड है? x0, और x0 है कितना? हम लोग निकाल सकते हैं, डेट m2g is equals to k x0, और so x0 is equals to m2g/k। इतना डिस्प्लेस्ड है। अब मैं अगर इसमें m2 में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, ग्रीन कलर से दे रहा हूं, तो जितना डिस्प्लेस करूंगा उतना ही ऊपर जाएगा, बराबर। थोड़ा और डिस्प्लेसमेंट दिया, थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और डिस्प्लेसमेंट दिया, थोड़ा और ऊपर जाएगा। इतने में वो नेचुरल लेंथ पे पहुंचा है, मतलब स्प्रिंग जो है पुलिंग फोर्स अभी भी नहीं लगा रहा है। नेचुरल लेंथ तक में कोई पुलिंग फोर्स लगाता है क्या स्प्रिंग? नहीं, वो कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा ऑलवेज। तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा स्प्रिंग, लेकिन लिफ्ट तभी हो पाएगा, स्प्रिंग तभी लिफ्ट m1 को कर पाएगा जब ये जो एसएचएम करेगा, एसएचएम करके वो इतना नीचे गया ताकि ऊपर इतना हाइट पे पहुंचा। एसएचएम ऐसा किया उसने, वापस इरेज करके थोड़ा लेंथ इक्वल कर लेता हूं, ऐसा। तो तुमने इतना एम्पलीट्यूड नीचे दिया है तो इतना एम्पलीट्यूड ऊपर जाएगा। और क्या अब ये चीज कहलाएगा एक्सटेंशन? और एक्सटेंशन कितना होना चाहिए मिनिमम, ताकि वो उसको ऊपर खींच पाए? एक्स डैश होना चाहिए। सो दिस लेंथ बी एक्स डैश, बराबर है क्या? तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू एक्स डैश प्लस ऑफ एक्स नॉट के बराबर होगा। तो मुझे स्प्रिंग में इस जगह से कितना कंप्रेशन करना चाहिए? ए के बराबर, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स नॉट प्लस ऑफ एक्स डैश, विच इज m1 प्लस ऑफ m2 g/k। मेरी बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? ये भी ऊपर से गया, हाँ सर, समझा। समझ में आया? समझो सर। तो यहाँ पे दिस इज द मिनिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग।
जो कि देना चाहिए। सो दिस इज द आंसर। अच्छा अभी जस्ट सॉल्व किया ये आया। अभी जस्ट किया हम्म। तो वो बिल्कुल एक मतलब कॉन्सेप्ट वाला है पहले क्वेश्चन। जल्दी जल्दी में किया तो लाइक वो मास वो गलत दे रहा था, वो बिल्कुल इक्वेशन एक चीज गलत थी। सोचने का है कि M1 मास पे तो डिपेंड करना ही चाहिए, हम्म। है ना। M1 मास पे तो डिपेंड करना चाहिए। तुमने आंसर M2 किया में दिया। देखो ये सारे हाँ वो क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। के एक्स नॉट ले लिया था पहले, अच्छा अभी एक्स प्लस एक्स नॉट लिया। एक क्वेश्चन और कर लो, लिफ्ट वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कर सकते हो कि ये लिफ्ट जो है अभी स्टेशनरी था, अचानक से ये नीचे की डायरेक्शन में ए से एक्सलेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर किया था, है ना। इनिशियली ये एक्सेलरेशन 0 था और ये इक्विलिब्रियम में था, अचानक से ये ए से एक्सेलरेट करने लग गया नीचे की डायरेक्शन में। तो अब इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा ब्लॉक का? आ सकता है? तो देखो ये सिमिलर क्वेश्चन उस टाइप का है। तो मैं क्या निकालना होता है? मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है। एक्सट्रीम पोजीशन किस जगह पे होता है? जिस जगह पे वेलोसिटी 0 होता है। तो ये लोकेशन तो हमारा इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन था, लेकिन अगर वो अचानक से एक्सेलरेट करने लग गया और कोई पर्सन इसके अंदर खड़ा होकर के देख रहा है ब्लॉक को, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, तो इस पे ब्लॉक पे सूडो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा Ma, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा Mg, क्योंकि ये ए से एक्सेलरेट नीचे की डायरेक्शन में कर रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Kx। तो कितना आ जाएगा ये? एक्स नॉट बोल लेता हूँ। सो Ma प्लस ऑफ K x नॉट इज इक्वल्स टू Mg। सो K x नॉट इज इक्वल्स टू Mg माइनस ऑफ Ma, ठीक है। अब मैं इस जगह पे इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाता हूँ। ये था इसका ओल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके नेचुरल लेंथ से कितना डिस्टेंस था? ये एक्स नॉट पे था, क्योंकि इस जगह पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेस्ड होगा? एक्स नॉट। एम जी इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट। इधर एक्स नॉट भी दिया है मैंने, एक्स डैश कर लेता हूँ इसको मैं, एक्स डैश। ये आ गया एक्स नॉट। तो एक्स नॉट डिस्प्लेस था। अब जैसे ही अचानक से एक्सलेट करने लग गया तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो गया। ये आ गया न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। और नया इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना डिस्टेंस पे? एक्स डैश पे। और एक्स डैश का वैल्यू कितना है? एम जी माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय के। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? जहाँ पे वेलोसिटी जी 0 थी वो है इसका एक्सट्रीम पोजीशन, और जहाँ पे नेट फोर्स 0 है वो है उसका मीन पोजीशन। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही एम्पलीट्यूड कहलाता है। सो ए विल बी इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस ऑफ एक्स डैश। आंसर आ जाएगा। एक्स नॉट कितना है? एम जी बाई के। और एक्स डैश कितना है? एम जी बाई के प्लस ऑफ एम ए बाई के। आंसर आ जाएगा एम ए बाई के। ठीक है क्या? सेम है। अब इसी केस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि मान लो कि फ्री फॉल होने लग गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी? तो आंसर आ जाएगा एम जी बाई के एम्पलीट्यूड। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एंगुलर एसएचएम स्टार्ट करेंगे, उसमें सिंपल पेंडुलम वगैरह भी देखेंगे।